स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विदेश सर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का 4th चैप्टर पढ़ रहे थे, मोशन एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ ब्रिज रेखीय पथ पर गति। इस चैप्टर के हम लोगों ने सभी टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। आज हम लोग इस चैप्टर के जो बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं उनका संपूर्ण हल पढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा, एक कण स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। आधे चक्कर के दौरान कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, आधे चक्कर के दौरान कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो कण है वो आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। ये हमारा आर त्रिज्या का वृत्ताकार पथ हुआ। ठीक, ये हम मान लेते हैं कण का केंद्र O हो गया, ये बिंदु A हो गया और ये हमारा बिंदु B हो गया। तो कह रहा है आधे चक्कर के दौरान, आधे चक्कर का मतलब क्या है? अर्धवृत्त। ये जो हमारा अर्धवृत्त है, कह रहा है इस अर्धवृत्त के दौरान कण द्वारा जो है तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात निकालना है। देखिए, जब कण हमारा बिंदु A से चलता है और A से चलकर कहां पर आता है? B पर आता है। तो हमने आपको पढ़ाया था, जब दूरी की परिभाषा पढ़ाई थी, तो एक चक्कर के दौरान वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर के दौरान जो कण द्वारा तय की गई दूरी होती है वो वृत्त की परिधि के बराबर होती है। ठीक है, तो और आधे चक्कर के दौरान जो तय की गई दूरी होती है वो वृत्त की परिधि की आधी होती है। अगर वृत्त की त्रिज्या हमारी r होती है तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई r होती है। ये हमने आपको बताया था। तो यहां से दी गई है भाई, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? r है। इसलिए हम निकाल लें आधे चक्कर के दौरान, ठीक है, आधे चक्कर के दौरान तय की गई दूरी, आधे चक्कर के दौरान तय की गई जो दूरी हो जाएगी वो बेटा कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी वृत्त की परिधि की आधी, है ना। वृत्त की परिधि बटे आधी हम कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं। वृत्त की परिधि बटे हाफ, हाफ के लिए 2 करेंगे। तो वृत्त की अगर त्रिज्या r होती तो वृत्त की परिधि कितनी होती? 2 पाई r बटे 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा? पाई r। आधे चक्कर के दौरान जो तय की गई दूरी होगी वो कितनी होगी? पाई r। अब हम यहां से आधे चक्कर के दौरान तय किया गया विस्थापन निकालें। तो विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की जो रेखीय न्यूनतम दूरी होती है वही क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। ठीक, तो आधे चक्कर के दौरान जो तय किया गया विस्थापन होता है वो वृत्त के व्यास के बराबर होता है। ठीक, तो आधे चक्कर के दौरान तय किया गया विस्थापन बराबर हो जाएगा वृत्त का व्यास, और व्यास जो होता है हमारा वो क्या होता है? विस्थापन बराबर व्यास का त्रिज्या का 2 गुना होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं 2 गुणे त्रिज्या। ठीक, तो 2 को अगर हम त्रिज्या से गुणा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? विस्थापन। तो ये हो जाएगा 2 और त्रिज्या कितनी है? r। तो विस्थापन हमारा कितना हो जाएगा? 2r। तो आधे चक्कर के दौरान तय किया गया विस्थापन हो गया 2r और दूरी कितनी हो गई? पाई r। इसलिए दूरी बटा हम विस्थापन निकाल लें, दूरी और विस्थापन का अनुपात निकाल लें। तो दूरी बटा विस्थापन बराबर दूरी कितनी है? पाई r। विस्थापन हमारा कितना है? 2r। ये r से r कट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा? पाई बाई 2। तो इसमें से दिया गया विकल्प जो पाई बाई 2 है वो सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक व्यक्ति 10 मीटर जो है पहले उत्तर की दिशा में, फिर 20 किलोमीटर जो है पूरब की दिशा में जाता है। तो व्यक्ति द्वारा तय किया गया विस्थापन ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति जो है 10 मीटर उत्तर की तरफ, फिर 20 मीटर किधर जाता है? पूरब की तरफ जाता है। व्यक्ति द्वारा तय किया गया विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखिए, जब हम बोर्ड पर या पेपर पर दिशाओं का आकलन करते हैं, दिशाएं दर्शाते हैं, तो उत्तर दिशा जो होती है वो सदैव ऊपर होती है, दक्षिण दिशा जो होती है सदैव नीचे होती है, पूरब जो होता है दाहिनी ओर और पश्चिम जो होता है वो किधर होता है? बाईं ओर होता है। ठीक, तो जब हम बोर्ड पर दिशाओं का अंरेखण करते हैं तो इस प्रकार करते हैं। तो एक बिंदु दिया गया है, इस बिंदु से कह रहा है पहले जो व्यक्ति है 10 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाता है। यहां से जैसे हम नाप लें तो पहले व्यक्ति 10 किलोमीटर कहां जाता है? उत्तर की तरफ। ये व्यक्ति हो गया, व्यक्ति द्वारा उत्तर की दिशा में तय की गई दूरी कितनी हो गई? 10 किलोमीटर हो गई। ठीक, फिर कितना पूरब की तरफ जाता है? 20 किलोमीटर पूरब की तरफ जाता है। इधर पूरब की दिशा में व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी हो गई कितनी? 20 किलोमीटर। कह रहा है व्यक्ति का विस्थापन ज्ञात कीजिए। जैसे व्यक्ति बिंदु O से चला, उत्तर दिशा में A तक पहुंचने में कितनी दूरी तय की? 10 किलोमीटर। फिर A से 20 किलोमीटर वो कहाँ गया? पूरब। पूरब पहुंचा बिंदु B पर।
ठीक। तो कह रहा है इसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने पढ़ा विस्थापन क्या होता है, वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की जो ऋजु रेखीय दूरी होती वही क्या कहलाती, विस्थापन कहलाती। तो हमें यहाँ से O और B के बीच की दूरी फाइंड करनी है, O से B के बीच की दूरी निकालनी है। ये कोण हमारा कितना हो जाएगा, ये कोण हमारा होगा 90 डिग्री। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज का हमें लंब पता है, लंब और आधार पता है भाई। लंब हमारा कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर, आधार कितना होगा हमारा 10 किलोमीटर। हमें इसका क्या निकालना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो हम यहां से निकाल लें पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोगों ने पढ़ा है, समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय जो लगाते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जो कर्ण का वर्ग होता है बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब हमारा कितना है 10 और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, ठीक। आधार हमारा कितना है लंब हमारा गड़बड़ हो गया। लंब हमारा कितना है 20 किलोमीटर, 20 का वर्ग कर देंगे प्लस आधार हमारा कितना है, आधार हमारा है 10 किलोमीटर, यहां से 10 का वर्ग कर देंगे, ठीक। 20 का वर्ग हो जाएगा 400 किलोमीटर और 10 का वर्ग कितना होगा 100। तो 400 में 10 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 500। तो कर्ण का वर्ग होगा 500 किलोमीटर, वर्ग हटाएंगे इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 500। 500 को 5 गुणे 100 लिख सकते हैं। 100 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ये 100 और ये रूट 5, 100 रूट 5, ये 100 और 5 का मान हम लिख सकते हैं 0.5 का 2.24। इससे अगर हम गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 200 भाई ये 100 अंडर रूट से आया, बाहर आएगा 10। तो 10 का गुणा 2.24 से कर देंगे तो कितना आएगा 22.4 मीटर। अर्थात व्यक्ति द्वारा जो तय किया गया विस्थापन होगा वो कितना हो जाएगा 22.4 मीटर हो जाएगा। अर्थात इस कंडीशन में हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। 22.4 या उसमें हमने यहाँ 4 रखा, वो 5 माना गया है तो 22.5 मीटर, ये विकल्प हमारा सही। नंबर 3 दिया गया है न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक, ठीक है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो हमें ऑप्शन जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं इस ऑप्शन के अनुसार हमारा विकल्प देखना है। पहला विकल्प दिया गया है वेग का, दूसरा त्वरण का, तीसरा बल का और चौथा गुरुत्वीय विभव का। तो इन चारों में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा हमें ये देखना है। तो न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक। हम लोगों ने प्रारंभिक कक्षाओं 9 और 10 में पढ़ा है कि जो बल होता है, बल F बराबर होता है द्रव्यमान m गुणे त्वरण a। पढ़ा है F बराबर m में। m को अगर हम इधर भेज दें तो ये हो जाएगा हमारा F/am बराबर a। F है बल का मात्रक न्यूटन, m है द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तो न्यूटन प्रति किलोग्राम बराबर हो जाएगा a के, और a हमारी कौन सी राशि है, त्वरण। तो जो न्यूटन प्रति किलोग्राम है वो हमारी भौतिक राशि किसका मात्रक है, त्वरण का मात्रक है, ठीक। तो न्यूटन प्रति किलोग्राम त्वरण का मात्रक है। इस आधार पर हमारा जो होगा बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे दिया गया है कि एक कार जो है ए से बी तक की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, ठीक। फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटती है। तो कह रहा है कार द्वारा कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो एक हमारा बिंदु हो गया ए और एक हमारा बिंदु हो गया बी, ठीक। ये बिंदु ए हुआ और ये बिंदु हुआ बी। तो ए से बी तक जो वस्तु जाती है, कार जाती है, वो कितनी चाल से जाती है। ये हमारी कार हो गई, मान लो ये कार जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। और बी से ए तक जो है ये हमारी कार जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापिस आती है। हमें क्या निकालना है, कार की औसत चाल निकालना है, ठीक। ये हमारी कार है। अब देखिए हम मान ले यहां से कि ए से बी की जो दूरी है वो x किलोमीटर है। ए से बी तक की दूरी कितनी है, x किलोमीटर है। भाई देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमें दूरी तो पता है, चलो हमने मान लिया, लेकिन हमें समय ज्ञात नहीं है। तो कार ए से बी तक कितनी चाल से जाती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। तो हम निकाल लें कार को जाने में लगा समय, ठीक। यहां से
कार को ए से बी तक, कार को ए से बी तक जाने में लगा समय, जाने में लगा समय निकाल ले भाई। तो ए से बी तक जाने में लगा समय, इसको T1 कहते हैं। तो समय बराबर होता है हमारा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। समय बराबर कितना होता है भाई, दूरी बटे 4। तो ए से बी तक जाने में लगा समय, दूरी हमारी कितनी है x, और चाल कार की कितनी है 40 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये हमारी किलोमीटर हो गई और ये हो गई किलोमीटर प्रति आवर्स। बात समझ में आई। तो कार को ए से बी तक जाने में कितना समय लगेगा, x/40। ठीक, अब यहां से काटना चाहो तो काट लो भाई, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा। T1 बराबर आ जाएगा x/40 आवर्स। ठीक, जाने में कितना समय लगेगा, x/40 आवर्स। बी से ए तक वापिस आने में लगा समय निकाल लें। बी से ए तक वापिस आने में लगा समय, तो बी से ए तक वापिस आने में लगा जो समय हो जाएगा हमारा, ठीक है, बी से ए तक वापिस आने में लगा समय T2 बराबर, समय बराबर पुनः वही फार्मूला, दूरी बटे चाल से। बी से ए तक कितनी दूरी तय करके आता है, x किलोमीटर, और कितनी चाल से वापिस आता है, 60 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से वापिस आता है। ठीक भाई, ये किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा, ये हावर्स पुनः ऊपर जाएगा। ये हो जाएगा T2 बराबर x/60 आवर्स, अर्थात x/60 घंटा जो है कार को बी से ए तक वापिस आने में समय लगेगा। ठीक, अब हमें निकालना है, देखिए हमें समय ज्ञात हो गया, हमें दूरी ज्ञात हो गई, अब हम कार की औसत चाल निकाल सकते हैं। इसलिए हो जाएगी हमारी कार की औसत चाल बराबर कितनी होगी भाई, कार की औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय, अर्थात कुल दूरी का मतलब क्या होगा, जाने में तय की गई दूरी प्लस आने में तय की गई दूरी बटे जाने में लगा कुल समय बटे आने में लगा कुल समय। तो कुल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, जाने में वो कितनी दूरी तय करता है, x किलोमीटर, आने में कितनी दूरी तय करता है, x किलोमीटर। चाल समय, जाने में लगा समय T1, वापिस आने में लगा समय T2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा x प्लस x इस पूरे का बटा समय। T1 का मान कितना है, x/40 प्लस T2 का मान कितना है, x/60। बात समझ में आ रही है भाई। अब देखिए यहां से औसत चाल x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहां पर ये दो भिन्ने हैं, भिन्नों को जोड़ने के लिए सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेंगे। ठीक, 40 का सबसे अच्छा तरीका क्या है, दोनों को हरों को आपस में गुणा कर लो। तो दोनों हरों को आपस में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 40 × 60। ध्यान देना भाई, यहाँ x के साथ 40 है, किसकी कमी थी, 60 की, 60 का गुणा x से हुआ, ये 60x हो गया, प्लस यहाँ पर 60 है, इसके पास किसकी कमी है, 40 से गुणा हुआ, ये 40x हो गया। ठीक, अब ये हो जाएगा हमारा 2x बटे 60x में 40x जुड़ेगा, ये हो जाएगा 100x बटे यहाँ से कितना हो जाएगा, 2400। ध्यान देना भाई, ये औसत चाल बराबर आया, औसत चाल बराबर कितना हो जाएगा। अब ये दूसरी वाली जो भिन्न है वो अंश और हर के रूप में है, पहली में केवल अंश है, तो पहली भिन्न को हम 2x/1 लिख सकते हैं भाई, क्योंकि इनकी भी इच्छा थी हम भी अंश और हर के रूप में आए। तो यहाँ 2x था, 2x को हमने 2x/1 लिख दिया, और जो दूसरी संख्या है वो है 100x/2400। ध्यान देना भाई, यहां से जब दो भिन्ने भिन्नात्मक रूप में होती हैं तो दूसरी भिन्न का जो गुणा होता है वो पहली भिन्न के अंश के साथ होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2x/1 गुणे 2400/100x। ये x से x कटेगा, 2 0 से 0 कटेंगे, 24 दूना 48। ठीक, 40 की क्या थी, किलोमीटर प्रति आवर्स। तो जो हमारी कार की औसत चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 48 किलोमीटर प्रति आवर्स, अर्थात इसमें दिया गया जो विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, किसी गतिमान वस्तु की दूरी समय ग्राफ की जो ढाल होती है वो किसको प्रदर्शित करती है। पहला विकल्प है चाल को, दूसरा विकल्प है त्वरण को, तीसरा विकल्प है तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी को, चौथा विकल्प कह रहा है पिंड की गति की दिशा को। ठीक, तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा
गतिमान वस्तु में दूरी समय ग्राफ की ढाल दर्शाती है। तो देखिए दूरी को हमने जब आपको ग्राफ में पढ़ाया था, ध्यान देना भाई, जब हमने आपको ग्राफ में पढ़ाया था तो हमने कहा था जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष दर्शाता है समय को, एक्स अक्ष दर्शाता है समय को। दूरी विस्थापन अर्थात स्थिति, जो स्थिति होती है वो दर्शाती है वाई अक्ष को। ठीक, स्थिति किस अक्ष को दर्शाती है? वाई अक्ष पर हम दर्शाते थे। समय को किस अक्ष पर दर्शाते थे? एक्स अक्ष पर। तो आपको हम बताएं भाई, देखिए जो ग्राफ की ढाल अगर बात करता है तो ढाल के लिए ये सब चीजें निकालने के लिए जैसे हम सूत्र पढ़ते हैं, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो कह रहा है स्थिति समय ग्राफ की ढाल, स्थिति समय ग्राफ, स्थिति आपकी एक तरीके से क्या है? दूरी, और समय आपका है, ठीक है, ये टाइम हो गया। तो हम यहां से दूरी बटा समय किसके बराबर होता है? दूरी बटा समय बराबर होता है किसके? चाल के। या आप ऐसे कह सकते हो, जो एक्स अक्ष वाली राशि है उसको हम लिखते हैं हर में, और जो वाई अक्ष वाली राशि है वो किस में लिखते हैं? वाई अक्ष वाली राशियों को हम लिखते हैं अंश में। आप ऐसे भी आप निकाल सकते हो। जब ढाल की बात करें तो देखिए जो एक्स अक्ष की राशियां होती हैं उन सबको हम हर में लिखते हैं, और जो वाई अक्ष की राशियां होती हैं उनको अंश में लिखते हैं। तो वाई अक्ष पर है आपकी दूरी अर्थात स्थिति, और एक्स अक्ष पर हमारा है समय। तो दूरी बटा समय किसके बराबर होता है? चाल के। किसके बराबर होता है? चाल के। तो स्थित समय ग्राफ की जो ढाल है वो वस्तु की किसको दर्शाती है? चाल को दर्शाती है। ठीक है। नंबर 6 दिया गया है कि किसी गतिमान वस्तु की चाल समय ग्राफ, चाल मतलब वेग समय ग्राफ निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है? ठीक, पहला विकल्प कह रहा है वस्तु की चाल को, दूसरा विकल्प कह रहा है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को, तीसरा विकल्प कह रहा है वस्तु के त्वरण को, और चौथा विकल्प कह रहा है वस्तु की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर जो हमारा ग्राफ है वो ग्राफ कौन सा है? वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ कह सकते हैं। तो हमने आपको बताया था जब वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ होता है, इन ग्राफों में हम समय को लेते हैं एक्स अक्ष पर। समय को किस अक्ष पर लेते हैं? एक्स अक्ष पर लेते हैं। और वेग या चाल को किस अक्ष पर लेते हैं? वाई अक्ष पर लेते हैं। ध्यान देना भाई। तो समय हमारा हो गया एक्स अक्ष पर, समय टाइम हो गया, और वेग हमारा क्या हो गया? वो किस अक्ष पर हो गया? वाई अक्ष पर हो गया। अभी हमने आपको बताया है कि जब हम ज्ञात करते हैं किसी भौतिक राशि को तो समय को सदैव एक्स अक्ष पर जो राशि होती है उसको हम बटे में लिखते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया लागू होगी वेग समय ग्राफ, ठीक है, स्थिर समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ के लिए। तो यहां पर समय को हम किस अक्ष पर लिखेंगे? एक्स अक्ष पर हमारा समय हो गया। ठीक, जो एक्स अक्ष पर होता है उसे हम कहां लिखते हैं? बटे में, और जो वाई अक्ष पर होता है उसे कहां लिखते हैं? अंश में लिखते हैं। ठीक, उसको अंश बनाएंगे। तो यहां पर वाई अक्ष पर क्या है? वेग, और एक्स अक्ष पर क्या है? समय। तो समय को कहां लिखेंगे? हर। तो वेग बटा समय क्या होता है? वेग परिवर्तन या वेग, भाई समय के साथ जब वेग परिवर्तित होगा तो ये क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। तो वेग समय ग्राफ की जो ढाल होगी, वेग समय ग्राफ की ढाल हमारे वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करेगी, अर्थात इस आधार पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। एक वस्तु एक सरल रेखा में एक समान त्वरण से चल रही है। ठीक है, एक वस्तु एक सरल रेखा में समान त्वरण से चल रही है तो वेग समय ग्राफ में होगा। आपके विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन हमारा क्या है? एक वस्तु एक सरल रेखा में एक समान त्वरण से चल रही है तो वेग समय ग्राफ में होगा। तो देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं वेग समय ग्राफ। जो हम वेग समय ग्राफ बनाते हैं तो वेग समय ग्राफ में समय को हम किस अक्ष पर लेते हैं? एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर हमारा हो गया समय, ध्यान देना भाई, एक्स अक्ष पर हो गया हमारा समय, और वाई अक्ष पर हमारा क्या हो गया? वेग। वाई अक्ष पर वेग हो गया और एक्स अक्ष पर हमारा समय। तो एक समान त्वरण का मतलब क्या होता है? यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान परिवर्तन होता है, समान समय अंतरालों में समान परिवर्तन होता है तो वस्तु में उत्पन्न जो त्वरण होता है वो क्या कहलाता है? एक समान त्वरण कहलाता है। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं भाई, ध्यान देना, हमने जब पढ़ाया था तो उसमें भी आपको समझाया था। जैसे ये हो गई एक हमारी टेबल। इस टेबल में
हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं। ये जैसे हमने टी ले लिया, समय हो गया एक्स अक्ष पर और ये हो गया वेग। जब वस्तु का समय 0 था तो वस्तु का वेग 0 था। जब समय बढ़कर हमारा हुआ 1 सेकंड तो वस्तु का वेग हो गया 2 मीटर पर सेकंड। जब समय बढ़कर हमारा हुआ 2 सेकंड तो वस्तु का वेग हो गया 4 मीटर पर सेकंड। जब समय बढ़कर हुआ हमारा 3 सेकंड तो वस्तु का वेग हो गया 6 मीटर पर सेकंड। जब समय बढ़कर हुआ हमारा 4 सेकंड तो वस्तु का वेग हो गया 8 मीटर पर सेकंड। आप यहाँ पर निकाल लीजिए, प्रत्येक कंडीशन में जो आएगा वो त्वरण समान आएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया एक समान त्वरण से गति कर रही। जैसे आप निकालो यहाँ से ड्यूरेशन, इसको हम जैसे हमने मान लिया T1, ये T2, ये T3, ये T4 और ये T5। तो कहा जाए T2 से T3 के दौरान वस्तु का त्वरण, T2 से T3, तो T1 आपका प्रारंभिक समय और T3 आपका अंतिम समय। उसी प्रकार T1 के सापेक्ष वस्तु का वेग 2 है, ये प्रारंभिक वेग हो जाएगा। T3 के सापेक्ष वस्तु का वेग 4 है, ये अंतिम वेग हो जाएगा। तो त्वरण लिखते हैं हम अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। तो प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग कितना है, T3 पर 4 और T2 पर कितना है 2, है ना। तो 4 से 2 घटेगा, कितना बचेगा 2, और समय T3 से T1 घटेगा 1, 2/1 अर्थात 2 आ जाएगा। इसी प्रकार हम निकाले T4 से T5 के दौरान त्वरण। तो देखिए T5 पर समय आपका कितना है 4, T4 पर ये प्रारंभिक की बात होगी, T4 पर प्रारंभिक समय 3 सेकंड है, तो यहाँ पर जो वस्तु का वेग है वो 6 मीटर पर सेकंड है। जब T5 पर समय आपका 4 सेकंड हो गया तो वस्तु का वेग कितना हो गया 8 मीटर पर सेकंड। तो 8 मीटर पर सेकंड अंतिम वेग हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग, तो 8 से 6 घटेगा 2 और समय 4 से 3 घटेगा 1, अर्थात वस्तु कैसे गतिमान है, एक समान त्वरण से गतिमान है। अब हम बात ग्राफ की करेंगे। यहाँ पर हमने मान लिया मूल बिंदु, ये हमारा हो गया 1 सेकंड, यहाँ पर हो गया हमारा 2 सेकंड, ये हो गया हमारा 3 सेकंड, यहाँ पर 4 सेकंड हो गया, ये 5 और ये 6। देखिए भैया इसमें हम ऐसे ही बना रहे हैं, इनके बीच का अंतराल सही नहीं तो थोड़ी रेखा टेढ़ी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर 1 सेकंड ले लिया, 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक। ये हो गया 4 मीटर पर सेकंड, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ये हमारा वेग हो गया। ध्यान देना भाई, जब समय हमारा 0 था तो वस्तु का वेग हमारा कितना था 0 था, लगा दिया। जब समय बढ़कर हमारा कितना हुआ 1 सेकंड, उस कंडीशन में वस्तु का वेग कितना हो गया 2 सेकंड, यहाँ पर गए यहाँ टिक कर दिया। जब समय बढ़कर हमारा हुआ 2 सेकंड तो वस्तु का वेग हो गया 4 सेकंड, 2 पर गए यहाँ पर 4 पर टिक कर दिया। जब समय बढ़कर हुआ हमारा 3 सेकंड तो वस्तु का वेग कितना हो गया 6 सेकंड, यहाँ पर लगा दिया, ठीक। जब समय बढ़कर हमारा 4 सेकंड पर आए एक्स अक्ष के संगत, वाई अक्ष के संगत कितना जाएंगे 8 सेकंड, 8 पर पॉइंट लगा दिया। ध्यान देना भाई, जब समय 0 था तो वेग कितना था 0। जब समय बढ़कर हमारा 1 सेकंड हुआ तो वेग उसके संगत कितना हुआ 2 सेकंड। एक्स अक्ष पर 1 पर जाएंगे, इसके संगत हमें वाई अक्ष पर जाना पड़ेगा 2 पर पॉइंट लगाए, ठीक। जब समय बढ़कर 2 सेकंड हुआ अर्थात एक्स अक्ष पर गए 2, तो इसके संगत हमें वाई अक्ष पर कितना जाना पड़ेगा 4 जाना पड़ेगा। जब समय पर हम पहुंचे 3 तो इसके संगत 3, जब एक्स अक्ष पर हम गए 3 तो इसके संगत हमें वाई अक्ष पर कितना जाना पड़ेगा 6 पर। जब समय पर हम पहुंचे 4 पर तो इसके संगत हमें कितना जाना पड़ेगा 8 पर। इसको हम मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं। तो जब मिलाते हुए एक रेखा खींचे तो ये हमें क्या मिल रही है, एक्स अक्ष के साथ एक निश्चित कोण पर झुकी हुई सरल रेखा प्राप्त हो रही है। तो वेग समय ग्राफ में यदि वस्तु एक समान त्वरण से सरल रेखा में गति करती है तो उस कंडीशन में हमें समय अक्ष के साथ एक निश्चित कोण पर झुकी हुई सरल रेखा प्राप्त होती है। इस आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया हमारा कि दो वस्तुएं ए और बी हैं जिनकी दूरी समय ग्राफ में वस्तु स्थितियां दर्शाई गई हैं, ठीक है। ये हमारा दूरी समय ग्राफ है। इस दूरी समय ग्राफ में वस्तु ए और बी की स्थिति को दर्शाया गया है। इसमें कह रहा है किस वस्तु की चाल अधिक होगी। हमें जो अपना आंसर देना है नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर देना है। तो एक वस्तु हमारी ए है और एक वस्तु बी है। ध्यान देना है यहाँ से, जैसे हम कोई बिंदु मान लेते हैं, अगर इस ऐसे क्वेश्चन है तो कंपैरिजन करने के लिए हम इसमें कोई बिंदु मान लें। जैसे हमने मान लिया ये 0 हो गया, यहाँ पर 1 सेकंड, ये मान लिया 2 सेकंड, ये मान लिया 3 सेकंड हो गया, ये हमारा कितना हो गया 4 सेकंड, ठीक। इसी प्रकार हम दूरी मान लें,
यहाँ पर हमारा 0 था, ये हम मान ले 1 मीटर, ये हम मान ले 2 मीटर, यहाँ मान ले 3 मीटर हो जाए, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर, ये 6 और ये 7 मीटर। तो ध्यान देना भाई, अगर हम इसको मिलाएं, यहाँ तक थोड़ा और बढ़ा देते हैं थोड़ा आसानी के लिए, ठीक है। ये हमारा कितना था 4 मीटर, 4 था, तो समय हमारा कितना हुआ देखिए, वस्तु ए की बात करते हैं। ए के लिए समय हमारा कितना है, t बराबर 4 सेकंड। जब समय हमारा t बराबर 4 सेकंड है तो इसके तुल्य हम देखते हैं दूरी कितनी है, दूरी है 3। 4 सेकंड पर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 3 मीटर। तो यहां से अगर हम वस्तु ए की चाल निकालें तो वस्तु ए की जो चाल हो जाएगी, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटा समय। तो यहां से दूरी कितनी है आपकी 3 और समय आपका कितना है 4, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 4 सते 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, 0.75 मीटर प्रति सेकंड जो वस्तु ए की चाल आई। अब हम वस्तु बी की चाल की बात करेंगे भाई, तो यहां पर दिया गया है, इसको हम इससे मिला दें, ठीक, इसके संगत पहुंचे। तो बी के लिए समय हमारा देखो बेटा कितना है, समय जो दिया गया है वो हमारा टी बराबर कितना है 3 सेकंड, समय टी बराबर 3 सेकंड है। और चाल इसके संगत जो वस्तु की दूरी दी है वो कितनी है 6, दूरी बराबर दी गई है 6 सेकंड, ठीक। तो हम चाल अगर निकालें वस्तु बी की चाल, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, दूरी है 6, समय है 3, 3 दूनी 6। तो वस्तु की बी की जो चाल आ रही है 2 मीटर प्रति सेकंड, वस्तु ए की चाल आ रही है 0.75 मीटर प्रति सेकंड। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, वस्तु बी की चाल अधिक होगी। तो अगर ग्राफ दिया है तो आप ग्राफ में अपने मानक के अनुसार बहुत ही आसानी के साथ आप चाल इत्यादि ज्ञात कर सकते हैं और उनकी तुलना कर सकते हैं संख्यात्मक रूप से। अगर आप ऐसे ही कंपैरिजन करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में देखिए भाई, आप इसमें जो वस्तु ए है, वस्तु ए में समय बढ़ रहा है, समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन इसका जो झुकाव है, झुकाव ये, ठीक है, ये झुकाव कम प्राप्त हो रहा है, झुकाव कम। और अगर हम इसके तुल्य देखें दूरी, तो दूरी भी हमारी क्या हो रही, कम है। समय बढ़ रहा है लेकिन वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या है, कम है, ठीक। सेकंड ग्राफ की अगर हम तुलना करें तो यहां समय 3 है लेकिन वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या है 6। समय 3 था, 3 सेकंड पर वस्तु ने कितनी मीटर दूरी तय की है 6 मीटर। और पहली कंडीशन में जब समय हमारा 4 सेकंड था तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी 3 मीटर। ऐसे भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो किसकी चाल अधिक होगी, बी की। जो वस्तु कम समय में अधिक दूरी तय करती है उसकी चाल क्या होती है, अधिक होती है। तो इस आधार पर किसकी चाल अधिक हो जाएगी, वस्तु बी की चाल अधिक होगी। नंबर 9 हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक वस्तु जो है एक्स अक्ष के अनुदिश इस प्रकार गति कर रही है कि उसका जो विस्थापन है समय t के साथ x बराबर 2t माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर के अनुसार जो है वो परिवर्तित हो रहा है। कह रहा है वस्तु का प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये x है वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, और जब विस्थापन समय के साथ परिवर्तित होता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, ठीक है। तो यहां से ध्यान देना है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक का मतलब t बराबर कितना था 0, t बराबर 0। जब समय हमारा 0 के बराबर होता है तभी हम वस्तु की क्या करते हैं, वहीं से तो प्रारंभिक वेग मानते हैं जहां से वस्तु चलना प्रारंभ करती है। और जब चलना प्रारंभ करती है तो समय को हम कितना मानते हैं 0। तो t बराबर 0 पर जब हम वस्तु का वेग निकालेंगे वही वेग हमारा कौन सा वेग होगा, प्रारंभिक वेग होगा, ठीक है। तो वेग ज्ञात करने के लिए हम विस्थापन परिवर्तन की दर निकालते हैं, अर्थात वेग की परिभाषा होती है विस्थापन परिवर्तन की दर ही हमारी क्या कहलाती, वेग कहलाती। तो वेग के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, तात्क्षणिक वेग बराबर होता था v बराबर dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, जहां ये क्या होता था, x होता था वस्तु का विस्थापन, ठीक। तो यहां विस्थापन आपका कितना दिया है, v बराबर हम लिख सकते हैं d अपॉन dt, x का मान देखो कितना दिया है 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर। अब देखिए यहां पर जो है ब्रैकेट के अंदर कितने पद हैं, हमारे 3 पद हैं। तो ये जो d बटा dt है इसका गुणा इन तीनों में होगा, ठीक है। तो ये v बराबर हो जाएगा d अपॉन dt का गुणा 2 से होगा, माइनस d अपॉन dt का गुणा 5t से होगा, प्लस
d/dt का गुणा जो होगा 6t² से होगा। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखे हैं तो आप इसको बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जो t नीचे लिखा होता है तो हमने आपको बताया था जो t नीचे है इसका मतलब है हमें t के सापेक्ष अवकलन करना है। यहाँ t के सापेक्ष अवकलन करना है 2 का, यहाँ t के सापेक्ष अवकलन करना है 5t का, यहाँ t के सापेक्ष अवकलन करना है 6t² का। ठीक, तो v बराबर, अब जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसको केवल हम अंदर रखते हैं, बाकी सबको बाहर कर देते हैं। तो यहाँ से 2 आ जाएगा बाहर, ये बचेगा d/dt, कुछ नहीं है तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं भाई। तो हम किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, t के, तो हम देखिए 1 के स्थान पर लिख सकते हैं t⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी संख्या की घात 0 होती तो उसका मान 1 होता है। माइनस यहाँ से 5 हो जाएगा अवकलन से बाहर, ये हो जाएगा d/dt इंटू t की घात कितनी है 1, प्लस यहाँ से 6 हो जाएगा बाहर, ये हो जाएगा d/dt इंटू t²। ठीक, अब अवकलन का फार्मूला हमने आपको बताया था, क्या बताया था, d/dx इंटू x की घात n बराबर कितना होता है बच्चों, जो घातांक होती है वो आगे आ जाती है n x, और जो घात होती है उससे एक घट जाता है अर्थात n-1 हो जाता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, v बराबर देखो 2 गुणे इसका 0 आ जाएगा आगे, और ये t की घात हो जाएगा 0-1। ठीक, -5 यहाँ t की घात कितनी है 1 आ जाएगा आगे, गुणे t की घात 1-1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 6 आ जाएगा आगे, ये 2 हो जाएगा आगे, ये t की घात हो जाएगा 2-1। ठीक, ये हो जाएगा, ये पूरा शून्य हो जाएगा, -5 इंटू 1 इंटू t की घात 0 प्लस का 6 12t। ठीक, इसको एक स्टेप में और लिख सकते हैं, v बराबर 0, t की घात 0 का मतलब 1, तो -5 प्लस का 12t। अब हमें वेग निकालना है t बराबर कितने पर, t बराबर 0। इस पूरे समीकरण में हम t बराबर 0 रखेंगे, तो v बराबर -5 प्लस 12 इंटू टी के स्थान पर 0, 12 का गुणा 0 से होगा 0, तो v बराबर आ जाएगा -5 मीटर प्रति सेकेंड। तो वस्तु का जो प्रारंभिक वेग हो जाएगा वो हो जाएगा -5 मीटर प्रति सेकंड। इस तरीके के क्वेश्चन जो है, जब हमने ये टॉपिक पढ़ाया था तो इस टॉपिक से संबंधित हमने आपको एक क्वेश्चन बताया भी था और इसका आपको होमवर्क भी दिया था। तो अगर आपने वो होमवर्क देखा होगा तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, गुरुत्व के अंतर्गत गिरती हुई वस्तु का वेग जो है, गुरुत्व के अंतर्गत गिरती हुई वस्तु का जो वेग v है वो g की घात x तथा h की घात y के अनुक्रमानुपाती है। क्वेश्चन में कहा गया था कि गुरुत्व के अंतर्गत गिरती हुई वस्तु का वेग g की घात x तथा h की घात y के अनुक्रमानुपाती है, तो इसको हम गणितीय रूप से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इसमें कहा गया जहां g हमारा क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और h हमारी क्या है, ऊंचाई। तो कह रहा है यहां से x तथा y का मान ज्ञात कीजिए, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जो x और y का मान निकालना है हमें इसमें निकालना है। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बिमी विधि से। सबके पहले हम बिमी सूत्र लिखेंगे। तो बिमी सूत्र अगर आपको ना पता हो तो जो हमारा पहला दूसरा चैप्टर था, दूसरे चैप्टर के अंतर्गत हमने आपको बिमी सूत्र निकालना बताया था। अगर आपने ना देखा हो तो उस वीडियो की जो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कहा गया v क्या है, वेग। जो वेग होता है हमने आपको बताया था, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ठीक, वेग बराबर कितना होता है, विस्थापन बटे समय। देखिए, जो विस्थापन होता है, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। ध्यान देना भाई, विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो वेग बराबर होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर जो हमारी मूल राशि लंबाई का मात्रक है, मीटर मूल राशि लंबाई का मात्रक है। तो बिमी सूत्र लिखने में हम राशियों का उपयोग करते हैं। ठीक, जो राशियां दी होती हैं उन राशियों को जिससे प्रदर्शित करते हैं हम उसके कैपिटल वर्ड का उपयोग करते हैं। तो मीटर हमारी मूल राशि किसका मात्रक है, लंबाई का, और लंबाई को अंग्रेजी में हम कहते हैं लेंथ, इसलिए इसका बिमी सूत्र लिखने के लिए हम कैपिटल एल का प्रयोग करते हैं। जो सेकंड है, सेकंड हमारी मूल राशि समय का मात्रक है और समय को अंग्रेजी में हम कहते हैं टाइम, इसलिए इसका बिमी सूत्र लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कैपिटल टी का। यहाँ टी की घात 1 है, घातांक के नियम से ऊपर जाएगी
तो इसकी घात हो जाएगी L_t⁻⁻1। ये हमारा आ गया वेग का विमीय सूत्र। ठीक, दूसरी कंडीशन में जी दिया है, गुरुत्वीय त्वरण है, और गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र या त्वरण से ही निकालते हैं। तो त्वरण बराबर होता है हमारा वेग परिवर्तन बटे समय या अंतराल। त्वरण चाहे गुरुत्वीय हो चाहे वेग परिवर्तन बटे समय या अंतराल। देखो भाई, वेग, अभी हमने वेग परिवर्तन या वेग का विमीय सूत्र निकाला है L_t⁻⁻1। यहां समय है मूल राशि समय, और समय का विमीय सूत्र होता है कैपिटल T, t की घात 1। घातांक के नियम से t की घात 1 ऊपर जाएगी, ये बन जाएगा L_t⁻⁻1 गुणे t⁻⁻1। गुणे में आधार समान होते हैं, घातें जुड़ जाती हैं। t की घात -1 और -1 t की घात हो जाएगी -2, तो इसका विमीय सूत्र आएगा L_t⁻2। ठीक, h आपकी ऊंचाई है, ऊंचाई एक तरीके से लंबाई ही है, और इसका विमीय सूत्र कितना होगा कैपिटल L। तो ये जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण में हम दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखेंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने पर, दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने पर, अब दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखेंगे। यहां v है वेग, वेग का विमीय सूत्र कितना होता है L_t⁻⁻1। ठीक, अनुक्रमानुपाती g का विमीय सूत्र, g है गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र कितना होता है L_t⁻2 लिखेंगे। लेकिन यहाँ g की घात कितनी है x, तो घात x लगाएंगे। h गुणे में है, h है लंबाई, दूरी ही होती है, इसका विमीय सूत्र कैपिटल L, और इसकी घात कितनी है y लिखेंगे। ध्यान देना भाई, ये हमारा हो जाएगा L_t⁻1 अनुक्रमानुपाती L। अब देखिए यहां से जब ब्रैकेट खुलेगा, इसके अंदर दो राशियां हैं, एक L है और एक t⁻2। जब ब्रैकेट खुलेगा तो L की घात कितनी बनेगी x, और दोहरी घातों का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, तो ये t की घात हो जाएगी -2x हो जाएगी भाई। ध्यान रखना भाई, गुणे यहां से क्या हो जाएगा L⁻y, दोहरी घातें गुणा होती थी इसलिए इतना हो गया। अब हमने अभी आपको बताया कि गुणे में जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। ये हो जाएगा L_t⁻1 अनुक्रमानुपाती, यहाँ L की घात x, यहाँ y, तो कितना हो जाएगा L की घात x प्लस y, और ये हो गया t की घात -2x। ठीक, दोनों पक्षों में हमारे आधार समान है, दोनों पक्षों में हमारे आधार क्या है समान है। हम आधार समान है, घातों की क्या करेंगे तुलना करेंगे। आधार समान है, घातों की तुलना करेंगे, तो देखिए यहाँ पर x जो है L की घात बाएं पक्ष में 1 है, L की घात क्या है बाएं पक्ष में 1, और दाहिने पक्ष में है क्या है x प्लस y। हम यहां से लिखते घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर। ठीक, ध्यान देना भाई, यहां से बाएं पक्ष में L की घात कितनी है 1 है, और दाहिने पक्ष में L की घात कितनी है x प्लस y। तो हम यहां से कितना लिख सकते हैं x प्लस y बराबर 1 लिख सकते हैं भाई, ये आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक, हमने भी विमीय विश्लेषण चैप्टर में पढ़ाया है। यहां पर देखिए दाहिने पक्ष में t की घात कितनी है -1, बाएं पक्ष में सॉरी t की घात -1, और दाहिने पक्ष में t की घात कितनी है -2x। तो हम यहां से कितना लिख सकते हैं -2x बराबर -1। तो x बराबर -1y, दही माइनस माइनस हट जाएगा दोनों तरफ, तो 2x बराबर 1 लिख सकते हैं। तो x बराबर कितना आएगा 1/2। x का मान कितना आया 1/2। यहां पर x का मान रखेंगे तो 1/2 प्लस y बराबर 1, x के स्थान पर कितना रखेंगे 1/2, तो y बराबर ये हो जाएगा 1/2 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, माइनस y बराबर 1 से 1/2 घटेगा -1/2। तो y का मान कितना आ गया -1/2, और x का मान कितना आ गया हमारा, x का मान आया 1/2। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 10। ठीक, इस प्रकार इस चैप्टर के सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कमेंट और शेयर करेंगे तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए।